नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत में मुगलों का आगमन। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से मुगल हमारे भारत में आगमन किया और उसके आगमन करने के जो पीछे कारण है उसका हम आज रीज़न जानेंगे कि क्या कारण है। ठीक है, उन सबसे पहले हम आज यहाँ पर जानेंगे। देखिए, ये जानेंगे कि ये जो आपके मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया है जिसमें आपका तुर्की, इराक, ईरान, उज्बेकिस्तान, ये वाले एरिया जो आते हैं, इसमें कौन कौन से साम्राज्य का उद्भव हुआ था 15वीं-16वीं शताब्दी में। ठीक है, और उनका किस प्रकार से शासन प्रशासन था उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तो आपका नाम आता है आपका उस्मानिया साम्राज्य। ठीक है, जो कि 15वीं-16वीं शताब्दी में इसका वर्चस्व सबसे ज्यादा रहा, यानी कि इसका 15वीं-16वीं शताब्दी में इसका सामना करने वाला ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था मिडिल ईस्ट में। ठीक है, इसने सबसे पहले तुर्की यानी कि तुर्की इस्तांबुल सीरिया पर भी अधिकार जमा लिया था और इस अधिकार जमाने के बाद इसने इराक और ईरान पर भी अपना अधिकार करने की नीति अपनाई। ठीक है, देखिए, इसने इराक सीरिया और मिस्र, ठीक है, ये मतलब कि देखा जाए तो ये आपका ये आता है आपका ये तुर्की वाला एरिया आएंगे। ठीक है, ये मिस्र वाला एरिया आ जाएगा, यहीं पे मतलब आसपास सीरिया भी है और ये आपका इराक और ये ईरान वाले एरिया आते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि ये उस्मानिया साम्राज्य जो ये इन सब क्षेत्र पर यहाँ तक तो अपना वर्चस्व पूरा बना रखा था। ठीक है, और ये दोनों पर ऐसा नीति बनाना था और नीति बनाने से पहले इसका जो था वो पश्चिमी यूरोप की तरफ कुछ करना था, यानी कि पश्चिमी यूरोप की तरफ अपना अधिकार जमाना था, जिसमें अब ये पुर्तगाली आते हैं, स्पेन आते हैं, स्विट्जरलैंड, ये सब कंट्री है। ठीक है, देखिए, लेकिन उस्मानिया साम्राज्य का प्लान तो था कि मतलब यहाँ तक अपना साम्राज्य स्थापित करी जाए, लेकिन यहीं पर आपके ईरान में एक सफवी नामक साम्राज्य का उद्भव हो रहा था। ठीक है, सफवी नामक साम्राज्य का उद्भव हो रहा था, लेकिन और सफवी साम्राज्य का उद्भव होता और यह जो सफवी साम्राज्य है यह शिया को अपना मानते थे। ठीक है, किसको? शिया को अपना मानते थे। ठीक है, ये सफवी साम्राज्य उस्मानिया साम्राज्य का युद्ध भी हुआ किसके लिए? बगदाद और तुरान के लिए। ये जो बगदाद और तुरान कंट्री है मतलब इसके आसपास ही होगा, ये आसपास ही है बगदाद और तुरान, इस कंट्री के लिए सफवी साम्राज्य और उस्मानिया साम्राज्य। सफवी साम्राज्य जो कि ईरान से उद्भव हुआ था और उस्मानिया साम्राज्य जो कि आपका मिडिल ईस्ट तुर्की वाले एरिया से उद्भव हुआ था। इन दोनों के बीच युद्ध भी छिड़ी हुई थी। ठीक है, अब देखिए आते हैं आपका थर्ड पढ़ने से पहले हम पहले देखते हैं फोर्थ है। देखिए, फोर्थ वाला जो है आपका उज्बेक साम्राज्य। उज्बेक साम्राज्य की अगर बात करें तो यह भी आपको 15वीं-16वीं शताब्दी में आया था, जो कि ये बनकर बने यह मंगोल प्लस तुर्की, यह मंगोल प्लस तुर्की का एक बेड़ा था, यानी बोल सकते हैं संगठन था, यानी कबीला था। ठीक है, जो कि उज्बेकिस्तान में जाकर ये इन्होंने अपना डेरा मतलब कि वहां पर जाकर उज्बेकिस्तान में जाकर बस रहे थे। देखिए, उज्बेकिस्तान जो ये लोग हैं इन्होंने अपना मुस्लिम समुदाय तो मतलब मुस्लिम धर्म तो अपना लिए, लेकिन मंगोल इनको हीन समझता था। मतलब कि मंगोल इन्हें मुस्लिम के दर्जा के नज़रिए से इन्हें नहीं देखता था। ठीक है, इन्हें हीन मानता था। और ये जो उज्बेकिस्तान लोग हैं ये जो सुन्नी समुदाय को मानते थे। किसको? सुन्नी समुदाय को। देखिए, उज्बेकिस्तान लोग यानी कि ये जो उज्बेकिस्तान साम्राज्य है, यानी कि जो ये उज्बेकिस्तान से आए हैं, मंगोल और प्लस तुर्की जो मिलकर आए हैं, ये उज्बेकिस्तान से आए हैं जो कि ये सुन्नी को मानते हैं। ठीक है, और ये सफवी साम्राज्य जो कि ईरान में पनपा हुआ है ये मानते हैं शिया को। ठीक है, और ये जो मंगोल है, मंगोल इनको मतलब हीन मानता है। मुस्लिम समुदाय तो अपना लिए थे लेकिन हीन मानता है। ठीक है, और इन तीनों जैसे यह उस्मानिया साम्राज्य हुआ, सफवी साम्राज्य हुआ और उज्बेक साम्राज्य हुआ, इन तीनों साम्राज्य ने अपने अपने क्षेत्राधिकार के लिए युद्ध करते रहे। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ लेते हैं इसमें मंगोल साम्राज्य। ठीक है,
15वीं-16वीं शताब्दी में 15वीं-16वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य विघटन के तौर पर था, लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण शासक था आपका तैमूर वंश। तैमूर का शासक शाहरुख था, सॉरी तैमूर का पोता शाहरुख था, जो कि तैमूर का पोता शाहरुख था। और इस शाहरुख का जो रिस्पेक्ट थी पूरे इस्लामिक कंट्री में थे, यानी कि जहां जहां भी इस्लामिक कंट्री है इस शाहरुख को रिस्पेक्ट करते थे। एक 15वीं-16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते पूरा तैमूर वंश यानी कि मंगोल साम्राज्य भी विघटन हो गया और अपने आधिकारिक क्षेत्र के लिए जगह जगह पे युद्ध होते रहे। ठीक है, इन्हीं में आपको देखने को मिलता है जैसे मंगोल साम्राज्य के विघटन होते होते मतलब देखा जाता हो बाबर उस टाइम अफगान पर था। कहाँ था? बाबर जो था उस टाइम अफगान में था। बाबर कहाँ था? अफगान में। और अफगान से ही इसकी जर्नी शुरू होती है भारत आने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो मतलब बाबर का इन मिडिल ईस्ट कंट्री में क्या योगदान रहा, किस तरह से, ठीक है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बात करी है उस्मानिया साम्राज्य, उज्बेक साम्राज्य और सफवी साम्राज्य, जो कि उस्मानिया साम्राज्य आपके मिडिल ईस्ट में आते हैं, जो कि तुर्की, मिस्र, सीरिया वाले एरिया में आते हैं, जबकि उज्बेक साम्राज्य उज्बेकिस्तान से आते हैं, जो कि यह तुर्की और प्लस मुगल का एक कबीला है, जो कि दोनों साथ मिलकर बन गए हैं, तुर्की और मंगोलों का। और यह सफवी साम्राज्य जो कि आपका ईरान का साम्राज्य है, जो कि यह 15वीं-16वीं शताब्दी के समय से आया था। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली बाबर का आगमन भारत में किस तरह से हुआ है। ठीक है, तो देखिए बाबर को अगर देखें तो सबसे पहले इसने 14 वर्ष में ही यह अफगान पर आकर अपना किला बना लिया था, यानी कि अफगान का वो मालिक था। ठीक है, बाबर। और बाबर के चाचा ये कहाँ रहते थे? समरकंद में, यानी कि देखा जाए तो मंगोलों यानी कि तैमूर वंश का यह सबसे गढ़ है समरकंद। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे कि अगर बात करें तो बाबर, ठीक है, समरकंद, ठीक है, इस समरकंद पर इसका चाचा रहता था। लेकिन देखिए जैसे 15वीं-16वीं शताब्दी में तैमूर वंश अपना अधिकार और अपने क्षेत्राधिकार के लिए बराबर आपस में लड़ते रहे, इस तरह से बिखरते गए, टूटते गए। ठीक है, उसी टाइप से बाबर भी अपने समरकंद पर आक्रमण किया। ठीक है, अपने चाचा पर आक्रमण किया, बट ये सफल तो हो जाता था, यानी कि जैसे कि यह आक्रमण करने में तो सफल हो जाता है, यह समरकंद भी ले लेता था, बट इसको आने वाले फिर समय में यह पीछे हट जाता है। यानी कि फाइनली अगर देखा जाए तो यह समरकंद का अच्छे से हकदार नहीं हो पाता था कि समरकंद में जाकर अच्छे से जमाए, अपना अधिकार जमाए, शासन प्रशासन करे, इस तरह से नहीं हो पाता था। एक टाइम में जाता था, अटैक करता था, जीतता था, फिर कुछ समय बाद राज करता था, उसके बाद फिर उसको यहाँ से निकाल दी जाती थी उसके चचा के द्वारा। ठीक है, इस तरह से अगर करता रहा तो फिर यह अपना मतलब इस तरह से वो कामयाब नहीं हो पाया, तो यह फाइनली अगर अपना अफगान में अपना यह रहता था। ठीक है, अब देखें इस तरह से मतलब इसका चाचा परेशान होकर इस तरह से इसके समरकंद में जो शासन करते थे इनके चाचा जो थे शैबानी खां का हेल्प लेते हैं। ठीक है, शैबानी खां का मदद लेते हैं, क्योंकि शैबानी खां कहाँ से है? उज्बेकिस्तान से। और उज्बेकिस्तान जो है आपके मंगोल और तुर्की का एक संगठन कबीला है, यानी कि मंगोल वासी और तुर्की वासी जाकर उज्बेकिस्तान में बस गए थे और वहीं से इनका शैबानी खां नाम का एक उज्बेकिस्तान साम्राज्य का एक साम्राज्य बना और उसमें से एक आते हैं शैबानी खां। ठीक है, तो शैबानी खां यानी कि देखा तो यहाँ पे शैबानी खां प्लस बाबर के चाचा ने मिलकर इनको बाबर को अच्छी तरह से हरा दिया और इनको बाहर निकाल दिया। और बाहर निकाल दिया तो यहीं बाबर आकर अफगानिस्तान में प्रॉपर रहने लगे। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद आते हैं आपके सफवी साम्राज्य, जो कि ये सफवी साम्राज्य कहाँ से है? ईरान से। ठीक है, सफवी साम्राज्य में आपके आते हैं एक शासक इस्माइल खां ने शैबानी खां को हराया। और शैबानी खां जो कि समरकंद पे अपना अधिकार जमा रखा था अपने चाचा का मतलब बाबर के चाचा का हेल्प करके। ठीक है,
तो अगर देखें तो समरकंद में कौन था, शैबानी का। तो यानी कि इस्माइल खां, यानी देखें तो इस्माइल खां ने शैबानी खां को फाइनली हरा दिया, ठीक है, यानी कि शैबानी खां को हरा दिया। फिर एक बार बाबर ने अपने समरकंद की ओर कूच किया, यानी कि समरकंद पर आक्रमण करने के लिए अपना नीति अपनाई, और फाइनली जैसे भी बाबर यहाँ समरकंद अफगान में है, ठीक है, तो जैसे यह अपना नीति अपनाता है समरकंद पे आने के लिए, तो ठीक है आ जाता है समरकंद पे। इसको इस्माइल खां इसका स्वागत करते हैं तथा इसको सत्ता संभालने के लिए देते हैं। बट ओरिजिनली अगर देखा जाए तो इस्माइल खां यहाँ पर इस्माइल खां का हकदार था। क्यों? क्योंकि इस्माइल खां ने शैबानी को हराया था, और शैबानी खां जो है बाबर के चाचा को सहायता देकर बाबर को बाहर निकाला था, ठीक है। तो यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका सफरी साम्राज्य का इस्माइल खां इसका यहाँ पर समरकंद का हकदार था, ठीक है। तो जैसे बाबर को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, उसे बुलाया गया है, इसे साम्राज्य देने के लिए हकदार दिया गया, बट उसको वो राजा वाला फीलिंग नहीं आ रही थी, ठीक है, यानी कि इसको हीन भाव से देखा जा रहा था, ठीक है। यानी कि जो ईरानी के ये जो मंत्री थे, सफी साम्राज्य के इस्माइल खां के जो मंत्री थे, इनको ये चाहते थे कि बाबर का एक कबीला ही संभाले इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये अपना खुद का निर्णय नहीं ले पाते थे, इनके हाथों में बाबर के हाथों से, यानी कि बाबर का डिसीजन सब कुछ इस्माइल खां के द्वारा तय की जाती थी। इससे परेशान होकर बाबर फिर अपना भारत यानी कि अफगान की ओर कूच किया, और फाइनली काबुल की तरफ से आ गए, ठीक है। देखिए आगे, जैसे भारत, जैसे अब देखिए जैसे बाबर है, अब बाबर का मुख्य रूप से यह जो इसका अस्थाई अटक क्या हो गया, यहाँ पर परगना हो गया, ठीक है। यानी कि यह सबसे पहले मतलब समरकंद पे तो अटैक करने में मतलब वो सही साबित नहीं हुआ, मैंने कि वो क्या बार बार असफल हो जा रहा था, ठीक है। यानी समरकंद के आक्रमण पे वो बार बार असफल हो जा रहा था। तो फाइनली बाबर ने परगना पर आकर अपना रहने लगा, वहां का शासन प्रशासन करने लगा, ठीक है, ठीक है। देखिए 1518-19 के करीब, ठीक है, 1518-19 के करीब बाबर ने परगना से डायरेक्ट अफगान में अधिकार जमा लिया, ठीक है, और अफगानिस्तान में आ गया। और देखिए अफगानिस्तान के देखा जाए तो अफगानिस्तान यानी कि उस टाइम भारत में लोधी वंश था। लोधी में आपका इब्राहिम लोधी थे, ठीक है। भारत में कौन थे? इब्राहिम लोधी शासन कर रहे थे, और वहीं पंजाब वाले एरिया में देखा जाए तो दौलत खां थे, ठीक है। और वहीं ये वाले एरिया में देखा जाए तो राजस्थान वाले एरिया में देखा जाए तो आपका राणा संगा शासन कर रहे थे, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, इन तीनों का मिस्ट्री देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे अब बाबर अफगान से आपका काबुल पर आ गया, ठीक है। तो काबुल से जैसे इसने अटैक किया, जैसे काबुल पर अपना अधिकार किया, और अधिकार करने के बाद इसने फिर रिटर्न कर दी, तो इसने दौलत खां जो है, दौलत खां की सेना ने फिर काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। और इस तरह से बार बार करता गया। तो बाबर क्या करता है, फाइनली एक संधि पत्र भेजता है, ठीक है। संधि पत्र यानी कि उसमें मेंशन रहता है, यानी कि उसमें लिखा रहता है कि लिखा रहता है कि तुर्कों के द्वारा जो भारत का जो भी मतलब तुर्क ने भारत का जो जो एरिया पर अपना शासन प्रशासन किया था, उसको अब मेरे हवाले कर दी जाए। यानी कि वो हिस्ट्री में गया था, यानी कि पीछे, ठीक है, तुर्की साम्राज्य के द्वारा, यानी कि महमूद गजनवी के द्वारा जो मतलब पहले आक्रमण करी गई थी, और आक्रमण के बाद जो जो भी मतलब ये एरिया पर अपना तुर्की साम्राज्य वर्चस्व तो अपना शासन स्थापित किया था, वो बाबर मांग रहा था, ठीक है। लेकिन दौलत खान ने इसको मना कर दिया। फाइनली अगर देखा जाए तो बाबर ने अपना बाबर ने अपना भारत में जाने का आक्रमण किया, और उन्होंने बाबर के द्वारा सियालकोट और भीड़ा, बाबर जो है सियालकोट और भीड़ा पर अधिकार कर लिया, जो कि भारत जाने का हुआ एकमात्र दो ही रास्ता है, सियालकोट और भीड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे यहाँ सर देखा जाए तो
दौलत खां आगे मतलब कुछ समय बाद दौलत खां के एक बेटा था, ठीक है। दौलत खां का बेटा दिलावर खां, दौलत खां का बेटा दिलावर खां बाबर के पास गया एक प्रतिनिधित्व मंडल लेकर, और उसमें उसने बाबर को आमंत्रित किया भारत को आक्रमण करने के लिए। यह प्रतिमंडल इसलिए बनाया गया था क्योंकि मतलब कि ये दौलत खां को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी ये लोधी वंश के तरफ से, ठीक है। इसलिए इसने इसका जो बेटा है प्रतिनिधिमंडल लेकर गया था और बाबर को आमंत्रित किया, और इधर से आपका राणा सांगा भी थे, इन्होंने भी बाबर को आमंत्रित किया। इस तरह से फाइनली अगर देखा जाए तो बाबर अफगानिस्तान के माध्यम से सियालकोट और भीड़ा के माध्यम से दिल्ली यानी भारत पहुंचने का रास्ता अपना सफल करता है। आगे होती है पानीपत के युद्ध, ठीक है। आगे पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ होता है, जो कि अगले क्लास में डिस्कस करी जाएगी, जो कि अगले वीडियो में डिस्कस करी जाएगी।